जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, हिंदी व्याकरण की ये 9वीं क्लास है जिसमें मैं आपको शब्द भेद करवाने वाला हूं। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये शब्द भेद क्या होते हैं। दरअसल एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, विकारी, अविकारी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये जो शब्द होते हैं इन्हीं शब्द भेद कहते हैं। इसके अंदर पर्यायवाची और विलोम शब्द भी रखे जाते हैं। इन सारों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा कि आप किस बुक से अपनी अच्छे से तैयारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सब वीडियो को देख सकते हो, इन टॉपिक को देख सकते हो। 9वीं क्लास है तो इससे पहले 8 क्लास हो चुकी हैं। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इन सभी वीडियो का PDF पा सकते हो। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं शब्द भेद करवाने वाला हूँ आज आपको। तो शब्द भेद कितने आधार पर? 4 आधार पर होता है। देखिए, अर्थ के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर होता है, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो 4 प्रकार से हम शब्द भेद को करने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। जैसे कोई शब्द लिखा होता है जिसका कोई अर्थ होता हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो होते हैं निरर्थक का शब्द। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आज। आज तो देखिए, इसका कुछ मतलब है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैंने कुछ लिखा तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता। जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दो, ऐसा शब्द लिख दिया तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता। तो जिनका कोई अर्थ नहीं बनता वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द, और जिनका अर्थ बनता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। हम निरर्थक शब्दों को डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, बस वही हम डिस्कस करने वाले हैं सार्थक शब्दों को। और सार्थक शब्दों में हम एकार्थक शब्द पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द और पर्यायवाची। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, विलोम शब्द और पर्यायवाची का, बहुत वाइड टॉपिक है। तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि आप इसे कैसे तैयार कर सकते हैं। दरअसल मैं कुछ वर्ड आपको कराऊंगा, बताऊंगा बस कि विलोम शब्द होते क्या हैं। सभी जानते हैं विलोम शब्द होते क्या हैं। उसी तरह पर्यायवाची भी बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर मैं जरा इसे क्लियर कर देता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार बताए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इनको भी हम कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। आगे बात करते हैं तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं ये होते हैं विकारी और अविकारी। मैंने पिछली कई वीडियो में इनका जिक्र किया है, तो आज मैं ये भी आपके कवर करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा कि आप विकारी शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हो और अविकारी शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्दों को आपको जानने की जरूरत है और जिसकी तैयारी करने की आपको जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा एकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर अभी मैंने 4 बताए हैं, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द और आपके विलोम शब्द। ये हो जाते हैं 4 प्रकार। तो इसके 4 प्रकार हैं। सबसे पहले एकार्थी को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो, 2 अर्थ ना निकलता हो, सिंगल किसी शब्द से उसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पर हम लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार इसकी। ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। तो सिंपल है कि जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। कैसे? हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन का एक ही अर्थ निकलता है, शब्द की बात कर रहा हूं मैं। धमनी, तापमान, दुग्धमापी, निश्वासन, चिकित्सा, चलचित्र। आप यहाँ देखिए, मनुष्य के जितने भी नाम हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं संज्ञा जो होती है, व्यक्तिगत संज्ञा, वो सभी एकार्थी शब्दों में आती है। जैसे कमला, राधा, राम, मोहन। राम का एक ही अर्थ है, ये राम है, बस इसका एक ही अर्थ निकलेगा और कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह यहाँ पर देशों, नगरों, गांवों और कस्बों के नाम, जैसे मुंबई, भारत, चीन, धोलावीरा, तो इस तरह के नाम जो होते हैं ये एकार्थी होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे पहाड़ों, नदियों, जैसे विंध्याचल और हिमालय, इनका एक ही अर्थ होगा, ज़्यादा अर्थ नहीं निकलेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हो, ये सभी शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं अनेकार्थी शब्दों की। तो अनेकार्थी शब्दों को आप कैसे पहचान सकते हो? यहाँ पर हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ के साथ साथ और भी कई सारे अर्थ निकलते हों,
वो सब अनेकार्थी में रखे जाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है अरुण, इसको कहा जाता है सूर्य, तो सूर्य को अरुण भी कह सकते हो, लाल भी कह सकते हो, सूर्य का सारथी भी कह सकते हो, प्रभात का सूर्य भी कह सकते हो। उसी तरह यहाँ पर है अपेक्षा, इसे इच्छा, आवश्यकता और आशा कहा जाता है। तो इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। तो अनेक अर्थ वे होंगे जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तकरीबन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अनेकार्थी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये पर्यायवाची की तरह ही यूज होता है। पूर्ण पर्यायवाची नहीं होते, लेकिन होते बिल्कुल सिमिलरिटी पर्यायवाची की तरह ही। जैसे यहाँ पर है आपका अंश, अंश का मतलब हिस्सा भी होता है, कौन का अंश भी होता है और किरण भी होता है। उसी तरह अज की बात करें तो ब्रह्मा होता है, बकरा होता है, दशरथ का पिता और शिव, इन सभी को कहा गया है अनेकार्थी शब्दों में। तो इस तरह आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने और भी वर्ड लिए हैं, सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे इनसे काम नहीं चलेगा। अभी मैं यहाँ पर 2 आपको इतना पिक दिखाऊंगा, आप ये बुक लेकर तैयारी कर सकते हो। एक बुक तो होगी अरिहंत की, यदि आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी। एक बुक तो होगी अरिहंत की और दूसरी होगी आदित्य प्रकाशन। आदित्य प्रकाशन बेस्ट बुक है यदि आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने सारे टॉपिक आपको समझा दिए, तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है आदित्य प्रकाशन की बुक से। यदि आपको अच्छी लगती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अर्थ के आधार पर विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? छोटी सी क्लासों से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि विलोम शब्द होते क्या हैं। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ जहाँ से निकलता हो वो विलोम शब्द कहलाता है। यहाँ पर यही लैंग्वेज लिखी हुई है, किसी शब्द के अर्थ का उल्टा अर्थ विलोम शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड लिए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं। देखिए यहाँ पर आ गया कृतज्ञ, कृतज्ञ का हो जाएगा कृत्यघन, ये उपकार को मानने वाला, ये उपकार को न मानने वाला। अग्रज का हो जाएगा अनुज, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। वृष्टि, वृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। उसके बाद अनंत का हो जाएगा अंत, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है आदि, आदि का अंत भी होता है। अति का अल्प हो जाएगा, अथ का इति इम्पोर्टेंट है। मूक का हो जाएगा वाचाल। उसके बाद क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। उसके बाद अल्पभाषी, अल्पभाषी को बहुभाषी भी कहा जाता है, बहुभाषी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो जो ज़्यादा बोलने वाला होता है। अतिवृष्टि ये मैंने अभी यहाँ पर कराया है, अनावृष्टि हो जाएगा। अनाहुत जिसको बुलाया ना गया हो, आहुत जिसको बुलाया गया हो। यहाँ आ जाएगा एवार्चीन, उसके बाद प्राचीन। एवार्चीन नवीनतम होता है, प्राचीन पुराना होता है। उर्वर का हो जाएगा उषर। तो इस तरह आप इनकी तैयारी कर सकते हो। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दरअसल विलोम शब्द और पर्यायवाची, अभी मैंने पर्यायवाची नहीं कराए, तो पर्यायवाची के बारे में भी आप यहीं पर समझ लीजिए, क्योंकि वो मैं कराने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। विलोम शब्द और पर्यायवाची ये कुछ ऐसे जैसे वर्तनी हुई, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड हैं और एग्ज़ाम में आपको इनकी प्रैक्टिस पहले ही करनी पड़ती है। कई बार आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियो पर आपको कराते हैं, कोई टॉप 200 करा दिए, किसी ने टॉप 100 करा दिए। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। 50% तो आप ये एग्ज़ाम में ऐसे ही सही कर देते हो, बच्चे 50%, तो उसके लिए आप बेटर है कि कोई बुक से तैयारी करिए। यदि आपने मेरी सारी वीडियो देख ली हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है आदित्य प्रकाशन। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी, तो उसको बुक को आप देख लीजिए, वो बेस्ट बुक है प्रैक्टिस की, तो उससे तैयारी कर सकते हैं आप। आगे बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए तत्सम और तद्भव। हालांकि इसकी मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, मैंने पहले करा भी रखा है, लेकिन जब मैं आपको शब्दभेद करा रहा हूँ तो ये सारा टॉपिक एक साथ ही कराऊंगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होते हैं। तत्सम, तत्सम का कहा गया दरअसल होता है तत् कहा गया है उसको, उस, और सम कहा गया है समान, उसके समान। उस किसके? तो संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो भी शब्द होगा बिल्कुल एज इट, वो तत्सम कहलाएगा। देखिए संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसके शब्द यदि आज भी हमारी भाषा में ऐसे ही बोले जाते हैं तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों आज भी हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में बोले जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एक मिनट। अग्नि, भिक्षुक, गृहिणी और ग्रह। देखिए अग्नि को आज आग कहते हैं, भिक्षुक को भिखारी कहा जाता है, भिखारी। उसी तरह ग्रह को घर कह देते हैं।
तो अब परिवर्तन हुआ है इन शब्दों में। पहले संस्कृत में इस तरह ही बोलते थे, तो अब जब परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन होने के बाद ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। संस्कृत से उत्पन्न शब्द अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बदलाव करके हमारी लैंग्वेज में बोले जाते हैं, हमारी भाषा में बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब देखिए, यानी कि उनका भाव रखने वाला। यहाँ पर देखिए मुख है, पहले मुख कहा जाता था संस्कृत में, अब इसको मुंह कह देते हैं। यहाँ पर ग्राम को गांव कह देते हैं या विलेज भी कह देते हैं। जैसे दुग्ध हो गया, दुग्ध को दूध कहा जाता है। भ्रात अब कोई नहीं कहता, या तो ब्रदर कहते हैं या भाई कहते हैं। तो इस तरह आप तैयारी कर सकते हो इनकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, तत्सम और तद्भव। नहीं समझ में आई तो प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने इतने सारे वर्ड कराए हैं कि आप उसकी भी तैयारी करोगे तो आपका बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर ही, जो मैंने आपको पहले बताए थे देशज। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हों। दरअसल हमारा जो भारत था, पहले से ही भारत पर अलग अलग कंट्रियों से लोग आते रहे हैं, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और अरब कंट्रियों से भी बहुत लोग हमारे भारत में आए हैं। तो उनकी लैंग्वेज का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी भारतीय लैंग्वेज में मिलता है। तो इस वजह से जो शब्द उनके यहाँ पर यूज होते हैं वो विदेशी कहलाते हैं, और जो शब्द हमारी ही खुद की लैंग्वेज है, यानी हमारे भारत के अंदर उत्पत्ति हुई है, वो देशज कहलाते हैं। देखिए कैसे, झाड़, लोटा, कटोरा, दिव्या, खिचड़ी, खिड़की, कपास, घेवर। ये जो पश्चिमी यूपी है, यूपी में ज़्यादा फेमस है घेवर। तो ऐसे शब्द मैंने बहुत सारे शब्द लिए हैं। यदि मैं सारे आपको एक एक करके कराऊंगा तो वीडियो में आप भी बोर हो जाओगे और वीडियो में कवर भी नहीं कर पाओगे इन शब्दों को आप। तो ये आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इनकी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर ही। 4 बताए थे मैंने, ये लास्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कैसे होते हैं? तो तुर्की लैंग्वेज के, पुर्तगाली जो मैंने अभी बताया आपको, अंग्रेजी, उसके बाद फारसी हो जाएंगे, अरबी हो जाएंगे। तो इसमें कैसे कैसे शब्द होते हैं, यानी कि वे शब्द जो आज भी हमारे कहीं ना कहीं लैंग्वेज में थोड़े बहुत यूज होते हैं। अब तो ज़्यादातर तो अंग्रेजी यूज होती है भाई, सभी ज़्यादातर अंग्रेजी यूज। देखिए मैं भी अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी यूज कर लेता हूँ कई बार। तो ऐसे हिंदी में भी अंग्रेजी हम मिश्र कर लेते हैं, यानी यूज कर लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो इनको ही कहा जाता है विदेशी शब्द। भारत में विदेशी मूल की भाषाओं से, जैसे अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी शब्दों की खूब प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वे ही हैं बस, जैसे यहाँ पर हो गया सुराग, मुगल, कालीन, कालीन, कैंची भी, कैंची बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बहादुर, ये भी यूज किया जाता है। लाश, उर्दू, उर्दू खुद ही तुर्की भाषा का शब्द है, तो ये भी आपने याद रखना है, उर्दू लैंग्वेज होती है। तो इस तरह कर सकते हो। पुर्तगाली हो गया, आल्पिन हो गया, तौलिया, तौलिया यूज करते हैं। बाल्टी घरों में सभी यूज करते हैं। फीता, नीलाम, तम्बाकू। तो तम्बाकू तो देखिए पुर्तगालियों ने ही खेती कराई थी, सबसे पहले भारत के अंदर जो खेती करते हैं वो भी तम्बाकू की पुर्तगाली ही स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी सभी वर्ड जानते हैं, अंग्रेजी में कुछ है नहीं। थर्मामीटर हो गया, कॉलर हो गया, डॉक्टर हो गया, अस्पताल हो गया, क्रिकेट, इंजन, ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। फारसी भाषा के जैसे दुकान, चश्मा, शादी, पैमाना, इस तरह के। अरबी भाषा की बात करें तो कलम जैसे यूज करते हैं, मौलवी, जनाब, मामूली, वकील और माल, इस तरह के शब्द अरबी भाषा के। अब दरअसल इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ये समझिए। तुर्की भाषा के, फारसी भाषा के और अरबी भाषा के, ये तकरीबन सेम से होते हैं। और कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो तुर्की में भी हैं और फारसी में भी हैं, अरबी में भी हैं और पुर्तगाली में नहीं है, तुर्की में भी है। तो इस तरह ये कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके लिए बेटर है जो मैंने बुकें बताई हैं, आप आदित्य प्रकाशन की प्रैक्टिस की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक ही वीडियो में। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये भी। ये शब्द हमेशा सार्थक होते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। सार्थक शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, और ये केवल एक ही अर्थ को दर्शाते हैं। अगर उनके टुकड़े करते हैं तो ये निरर्थक हो जाते हैं। 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो निरर्थक हो जाएंगे। कैसे बांटेंगे देखिए यहाँ पर, जैसे जल है तो ये शब्द है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर जल को जय प्लस लय, इसमें तोड़ूंगा
तो एक तो शब्द आया हमारे पास जय, एक आया लय, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये केवल वर्ण है और कुछ भी नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है लय का और जय का। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हो ये है कल, कल पता है आने वाला कल हो सकता है, बीता हुआ कल हो सकता है। तो इस तरह यदि इसके भी टुकड़े कर दिए जाए कै और लय के रूप में तो इनका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं रूढ़ शब्द वे हैं जो जिनके फैक्टर नहीं किए जा सकते, फैक्टर करने के बाद कोई अर्थ ना निकलता हो, वही रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। यौगिक शब्द, अब यौगिक बिल्कुल सेम है, ऐसे ही जैसे रूढ़ थे वे यौगिक से बनेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा शब्द जिसको यदि हम फैक्टर करते हैं, इनके तो फैक्टर करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन इनके फैक्टर करने के बाद अर्थ निकलेगा तो यौगिक कहलाएगा। यौगिक मतलब जोड़े हुए शब्द। स्वदेश, स्व, स्व माने स्वम होता है, और देश, यहाँ से देवालय इससे अच्छा समझ में आएगा आपको। देव प्लस आल्य, तो एक देव हुआ एक आल्य हुआ। कुपुत्र, कु प्लस पुत्र, कु का मतलब होता है बुरा बेटा, बुरा मतलब जिसने कुछ गड़बड़ कर रखी हो, ऐसे कह सकते हो। आप तो बहुत अच्छे बेटे हो, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ रहे हैं और पढ़कर अपने माँ बापों का कहीं ना कहीं नाम रोशन करना चाह रहे हैं, नौकरी लेने के लिए इतने ज़्यादा जागरूक हैं। वीडियो मेरी यहाँ तक देखी है तो आप बहुत अच्छे हो और इसी तरह तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ क्या हुआ, दो शब्दों के योग से बने। अब ये भी दो शब्दों के योग से बने थे, ये भी दो शब्दों के योग से योग रूढ़ हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने ये चीज़ देखनी है, ये शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं तीसरा अर्थ निकालते हो, जैसे लंबोदर। अब लंबोदर किसको कहा गया, लंब प्लस उदर, फैक्टर तो हुआ है लेकिन बताया है इसने गणेश जी को, यानी कि कहीं तीसरा अर्थ को प्रकट करते हो, ऐसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दशानंद, दशानंद की बात करें तो 10 माने 10 होता है, आनंद का मतलब होता है 10 मुखों वाला, तो 10 सिरों वाला किसको कहा गया था, रावण को। तो हम ये कह सकते हैं रूढ़, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं ये शब्द ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं तीसरा अर्थ निकालते हो। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको बहुब्रीहि समास के रूप में रखते हैं, तो इसको हम रख सकते हैं बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास के सभी वर्ड योग रूढ़ होते हैं। और समास की यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने बहुत ट्रिक से समझाया है, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये भी टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास कैसे समझ सकते हैं ये तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया उस वीडियो में। यहाँ पर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएंगे जो हमने बताया था आपको प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते थे, एक तो विकारी, एक अविकारी। इन शब्दों का मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में जिक्र किया है और बहुत बार ये आए भी हैं। आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, इतना बड़ा ही है, इसी से आप बेटर समझ पाओगे, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के आधार पर, इनके आधार पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन होता हो, चाहे तो बड़ी की मात्रा लग जाए, चाहे पूरा उसका अर्थ चेंज हो जाए, चाहे उसमें कुछ भी हो, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर होगा। किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर। इन्हें ऐसे भी समझ सकते हो आप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनसे बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं विकारी शब्द होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होता हो। जैसे यहाँ पर है लड़का, लड़का एक शब्द है, लड़का जाता है, तो यहाँ पर ये हुआ क्रिया और ये हुई संज्ञा। अब देखिए लड़के का हुआ लड़की, तो यानी कि इस शब्द में परिवर्तन हुआ है, लड़की हो गया, तो संज्ञा में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन हुआ। जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए लिंग, वचन, कारक के आधार पर वो कहलाएंगे विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन ना हो अविकारी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, देखिए उदाहरण, वह अभी जाएगा, वह अभी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्रिया में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीता अभी जाती है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राम अभी जाता है। तो ऐसे हो सकता है, देखिए इसके आधार पर एकदम इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये अविकारी कहलाएगा। जैसे किंतु, यहाँ, नित्य, आज, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्मा, अभूतपूर्व, बहुत सारे मैंने वर्ड यहाँ पर लिए हैं, तो आप इन सब वर्डों की तैयारी कर सकते हो। वैसे तो आप यहीं पर समझ गए, जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन ना हो
वो शब्द अविकारी कहलाएंगे। किसी के भी साथ लगा लो आप, चाहे तो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण, चाहे क्रिया, किसी के भी साथ यदि यूज करोगे तो ये शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे, ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हिंदी में बिल्कुल कंप्लीट करा रहा हूँ और सारी करा दूंगा। इसके बाद जो 1-2 क्लास और रह रही हैं उसके बाद फिर मैं संधि, उसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ रस, छंद, अलंकार, और उसके बाद आपकी हिंदी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जाते जाते यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करिए और उसका रीज़न ज़रूर बता दीजिए कि इसका कौन सा पोर्शन आपको पसंद नहीं आया, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद नहीं आया, तो ये चीज़ें बताइए मुझे ज़रूर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।